हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पद एजुकेशन। आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च के बारे में। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये आपके यूनिट 6 का रिसर्च इन एजुकेशन का ए पार्ट का सब टॉपिक है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, जिसमें हम बात करेंगे रेप्लिकेबिलिटी की, प्रिसीजन की, पॉसिबिलिटी की और पार्सिमनी की। ओके, इन सब के बारे में बात करेंगे बिल्कुल डिटेल में, और इससे रिलेटेड जो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए एक साइंटिफिक मेथड में, उनसे रिलेटेड भी सारी हम डिस्कस करेंगे। जो भी क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो सारी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपकी क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च या फिर आप बोल सकते हो साइंटिफिक मेथड से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। कोई ऐसा चांस नहीं जाता जहाँ पे आपको स्टेटमेंट में या फिर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर कोई आपको डेफिनेशन दे दी जाएगी और आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक की क्वालिटीज़ है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रेप्लिकेबिलिटी की, जिसको प्रतिकृति भी बोलते हैं। ओके, रेप्लिकेबिलिटी और रिलायबिलिटी दोनों साथ इसलिए लिए हैं क्योंकि इन दोनों में थोड़ा ही डिफरेंस है। ओके, तो ये दोनों सिमिलर हैं बट कुछ ही डिफरेंस है। बेसिकली बात करते हैं रेप्लिकेबिलिटी की, तो रेप्लिकेबिलिटी इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गुड रिसर्च, मीनिंग दैट द स्टडी मे बी रिपीटेड बाय अदर रिसर्चर हु वुड गेट सिमिलर रिजल्ट। तो आपको दो पॉइंट से ये याद रखनी है कि कोई भी रिसर्चर अगर डिफरेंट मेथड यूज करेगा, ठीक है, अदर मेथड यूज करेगा, अदर रिसर्चर होगा, न्यू रिसर्चर होगा, न्यू मेथड यूज करेगा, फिर भी वो क्या पाएगा? सिमिलर रिजल्ट्स पाएगा। ओके, फिर भी वो सिमिलर रिजल्ट्स पाएगा। फॉर एग्जांपल, एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि लंग कैंसर होने का रीजन, स्मोकिंग है। ओके, स्मोकिंग है और आप बोल सकते हो लिकर कंज्यूम करना। बेसिकली ये दो रीज़न है। तो ये अगर कोई दूसरी स्टडी से भी इसको करेगा, दूसरे मेथड से भी करेगा, तो लंग कैंसर का मेजर रीज़न तो यही मिलेगा ना, उसमें बदलाव नहीं हो सकता, तो सिमिलर ही रिजल्ट मिलेंगे। कोई नया रिसर्चर करेगा तो भी सिमिलर रिजल्ट मिलेंगे, नए मेथड से करेंगे तो भी सिमिलर रिजल्ट मिलेंगे। ओके, रेप्लिकेबिलिटी का क्या मतलब है? ऐसी रिसर्च अगर हम उसको रिपीटेड टाइम करें, मतलब जितनी भी बार करेंगे, है ना, डिफरेंट रिसर्चर्स करेंगे, न्यू मेथड से करेंगे, तो सिमिलर रिजल्ट ही मिलेगा। ओके, द रेप्लिकेबिलिटी ऑफ स्टडी मीन्स द फाइंडिंग आर नॉट ड्यू टू चांस और एरर। तो ये हमें ये इंश्योर कराता है कि जो हमारा रिसर्च है, जो हमने प्रूव किया है, जो डेटा, वो क्या है, वो एरर या फिर चांस की वजह से डेटा नहीं आया, बल्कि वो कुछ प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद आया, प्रॉपर मेथड्स के बाद आया है। ओके, तो इससे हमारी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को एनहेंस कर देता है ना, हमारी रिलायबिलिटी को और हमारी वैलिडिटी को, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है अब? तो रिलायबिलिटी का मतलब है विश्वसनीयता, जिसे आप बोल सकते हो, या फिर आप इसको दूसरा नाम रख सकते हो कंसिस्टेंसी। ओके, कंसिस्टेंसी हो जब आपके रिजल्ट्स में, जब आपके मेथड्स में, या फिर आप बोल सकते हो वेरीफिएबिलिटी। ठीक है, वेरीफिएबिलिटी, तो इन तीनों नाम से जाना जाता है रिलायबिलिटी को। बेसिकली इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कंसिस्टेंट रिप्रोडक्शन ऑफ रिजल्ट अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस, कि सिमिलर सर्कमस्टांसेस में कोई हम रिसर्च करेंगे सेम मेथड से, है ना, डिफरेंट टाइम्स हम रिसर्च करेंगे, तो क्या होगा? तो रिजल्ट सेम ही आएगा, ऐसा ये इंश्योर कराता है हमारी रिसर्च के लिए। तो रिलायबिलिटी कैसी क्या होना चाहिए? मतलब कि ऐसी रिसर्च जो हम क्या करें, कंसिस्टेंट रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करें। कंसिस्टेंट मतलब लगातार सेम ही रिजल्ट आए सेम सर्कमस्टांसेस में। ओके, रिलायबल स्टडी वुड प्रोवाइड कांस्टेंट फाइंडिंग ओवर द टाइम, कि आप उसको आज कर लो, बाद में कर लो, तो सेम ही रिजल्ट प्रोवाइड करेगी, है ना। दिस मीन्स दैट द रिजल्ट आर नॉट ड्यू टू रैंडम फ्लक्चुएशन और इवन ड्यू टू एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन। तो ये भी इंश्योर कराती है कि हमारा जो रिजल्ट का जो फाइंडिंग आई है, जो हमारा रिजल्ट आया, रिसर्च का रिजल्ट आया है, वो रैंडम फ्लक्चुएशन की वजह से नहीं है कि आपने सिर्फ पत्ते फेंके और आपने देख लिया ये रिजल्ट आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, आपने कोई मेथड यूज करके करा है। ये हमें बिलीव कराती है क्या? रिलायबिलिटी। ओके, उसके बाद आ जाते हैं हम सेकंड पे, प्रिसीजन पे। प्रिसीजन मतलब शुद्धता, कि आपकी जो रिसर्च है वो कितनी स्पेसिफिक है, कि पॉइंट टू पॉइंट है, क्लियर कितनी है, मतलब आपका जो डेटा आपको आपने दिया है प्रूव करके, है ना, फाइंडिंग्स आपने जो निकाली है, कंक्लूजन, तो वो कितना क्लियर है, कितना एक्यूरेट है, कितना सटीक है, उस चीज़ को बताती है प्रिसीजन। ओके, तो इट डिफाइन वेरिएबल्स, कि आप जो वेरिएबल्स लेते हो, फॉर एग्जांपल आप स्टडी कर रहे हो किन्हीं दो चीज़ों पर, फॉर एग्जांपल आप हाइट की स्टडी कर रहे हो कॉम्प्लेन पीने से, तो यहाँ पे दो वेरिएबल हो गए। तो बेसिकली आप उनको डिफाइन कितने अच्छे से कर रहे हो, कौन कौन से वेरिएबल हैं, है ना, हाइपोथेसिस क्या बना रहे हो, कि आप जो टेंटेटिव सॉल्यूशंस होंगे उनको कैसे बना रहे हो, कि वो प्रूव्ड होने लायक भी हैं या फिर आपकी स्टडी से रिलेटेड हैं या नहीं है।
प्रोसीजर्स कैसे यूज़ करोगे, इंटरप्रिटेशन कैसे यूज़ करोगे, वो कैसी होनी चाहिए, सारी स्पेसिफिक होनी चाहिए, कि स्पेसिफिक आपके पॉइंट से रिलेटेड या फिर आपकी स्टडी से रिलेटेड क्लियर होनी चाहिए। आप क्लियरली मेंशन करोगे कि ये मेरे वेरिएबल्स हैं, ये मेरी हाइपोथेसिस है, मैं ये प्रोसीजर यूज़ करूँगा, मैं क्वालिटेटिव मेथड्स का यूज़ करूँगा या क्वांटिटेटिव मेथड्स का यूज़ करूँगा, और एक्यूरेट होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इंस्टेड ऑफ वेगली स्टेटिंग दैट स्टूडेंट इम्प्रूव्ड, कि आप एक तो ये बोल दो कि स्टूडेंट ने इम्प्रूवमेंट की है या स्टूडेंट की हाइट बढ़ी है कॉम्प्लेन लेने से, या फिर आप ये बोलोगे कि स्टूडेंट की हाइट जो कॉम्प्लेन लेते हैं उसकी हाइट जो है, जो नॉर्मल बच्चे हैं जो नहीं लेते हैं उनसे बेटर है, बेटर इन द सेंस कि उनसे 10% ज़्यादा बड़ी है। तो बेसिकली आपने प्रूव्ड कर दिया कि 10% ज़्यादा बड़ी है, इट मीन्स कि आपने उसको स्पेसिफाई कर दिया। ओके, स्टूडेंट के हाइट को स्पेसिफाई कर दिया एक स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग के थ्रू, स्टैंडर्डाइज रीडिंग टेस्ट इंक्रीज्ड बाय 10% आफ्टर इंटरवेंशन। ओके, तो इसमें ये बताया कि स्टूडेंट इम्प्रूव, अगर ये बोल दे, एक तो ये बोल दे और दूसरा ये बोल दे कि स्टूडेंट स्कोर्स ऑन स्टैंडर्डाइज रीडिंग टेस्ट इंक्रीज्ड बाय 10% आफ्टर इंटरवेंशन, कि हमने जब उन पे सॉल्यूशंस लिए, हमने उनको देखा, उनकी बातों को सुना, उनकी नीड्स और इंटरेस्ट एरियाज को देखा, तो हमने देखा कि 10% उनकी जो रिजल्ट है वो बड़े हैं। ओके, जिन पे हमने रिसर्च की थी। सो इम्पोर्टेंस क्या है, प्रिसीजन रिड्यूस एम्बिग्यूटी, की जो एम्बिग्यूटी है इन द सेंस कि आप बोल सकते हो कि जैसे यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स इम्प्रूव्ड हो गया, तो एक तरह से ये इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट आपका प्रूव्ड है, प्रूवन जो आपकी स्टेटमेंट है ना, तो इससे हमें रिड्यूस करते, मतलब इससे हमें बचाता है या फिर ये नहीं होती, और क्लैरिटी को एनहेंस करता है, ऑब्जेक्टिविटी को भी एनहेंस करता है हमारी रिसर्च में ना, कि हमारी रिसर्च कितनी ऑब्जेक्टिव है, कितनी उसमें हमने डेटा को यूज़ किया है, मेथड्स को यूज़ करके रिसर्च करी है, उस चीज़ को दर्शाता है प्रिसीजन। आफ्टर दैट इज फॉल्सिबिलिटी, तो फॉल्सिबिलिटी मतलब कि मिथ्यात्व, it means कि falsibility means that hypothesis can be tested and potentially proven wrong। इसका क्या मतलब है कि hypothesis जो है आपकी, जो आप रिसर्च करते हो तो hypothesis बनाते हो, hypothesis क्या होता है, tentative solutions होते हैं, है ना, किसी भी आप कोई भी प्रॉब्लम लेते हो तो उसके कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, कि आप ये प्रूव करना चाहते हो रिसर्च में, इनमें से कोई आपको लगता है कि सॉल्यूशन आ सकता है, तो वो हाइपोथेसिस कैसे होनी चाहिए कि उनको टेस्ट कर सकें आगे जाके, है ना, या फिर वो ऐसे होने चाहिए कि हम उसको बाद में प्रूव कर सकते हैं, रॉन्ग भी प्रूव कर सकते हैं। आप उसको बिल्कुल ये नहीं लेके चलोगे कि ये तो लकीर ही हो गई, है ना, ऐसा आपके हाइपोथेसिस नहीं होना चाहिए कि वही आपका रिजल्ट आएगा, नहीं, ऐसे हाइपोथेसिस आपको क्रिएट करने हैं कि आप उसको प्रूव भी कर सकते हो रॉन्गली। ओके, a theory or claim must be open to being challenged by evidence, कि हम क्या करेंगे, हमारी जो थ्योरी, हमारा क्लेम है वो ओपन होना चाहिए कि आपको जो एविडेंस मिलेगा उसके अकॉर्डिंग वो राइट या रॉन्ग हो सकते हैं। सो इन एजुकेशनल रिसर्च हाइपोथेसिस सच एज स्टूडेंट हु रिसीव पीयर ट्यूटोरिंग परफॉर्म बेटर इन मैथ्स देन दोज हु डू नॉट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है कि जो पीयर ट्यूटोरिंग मतलब अपने साथियों से, अपने साथियों के साथ मिलकर पढ़ते हैं, वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं मैथ्स में देन दोज हु डोंट, जो नहीं करते। तो इसका मतलब आप इसको रॉन्ग भी प्रूव कर सकते हो कि जो पीयर ट्यूटोरिंग करते हैं वो मैथ्स में कम कम जो है वो बेटर, कम परफॉर्म करते हैं, है ना, एज रिलेटेड टू जो नहीं करते हैं। ओके, तो फिर इसके बाद ये क्या है, फॉल्सिबल स्टेटमेंट है, इट कैन बी टेस्टेड थ्रू डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, तो हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली फॉल्सिबिलिटी का मतलब क्या है, इसको दो कीवर्ड्स याद करोगे कि सबसे पहले तो टेस्टेड होनी चाहिए आपकी हाइपोथेसिस, और दूसरा वो पोटेंशियली प्रूवन रॉन्ग होनी चाहिए। ओके, कि आप उसको रॉन्ग भी प्रूव कर सकते हो। तो फॉल्सिबिलिटी क्यों क्रूशियल है, क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट एंश्योर दैट रिसर्च क्वेश्चंस आर साइंटिफिक, दे मस्ट बी टेस्टेबल एंड ओपन टू डिस्प्रूव थ्रू एम्पिरिकल डेटा, कि जो आपने डेटा लिया है, आपने ऑब्जर्वेशंस के थ्रू डेटा लिया है, उसको वो रॉन्ग भी प्रूव, मतलब उसको वो रॉन्ग भी प्रूव कर सकता है, किसको, आपकी हाइपोथेसिस को, जो आपने पहले से स्टेटमेंट बनाई थी अपनी रिसर्च कंडक्ट करने से पहले। ओके, सो आफ्टर दैट इज आ जाता है पार्सिमनी। तो पार्सिमनी क्या होता है, रेफर टू द प्रिंसिपल दैट सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन और थ्योरी दैट अकाउंट फॉर ऑल फैक्ट्स शुड बी प्रेफर्ड। तो इसका क्या मतलब है पार्सिमनी का, बेसिकली इससे कीवर्ड क्या याद रखें, सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन, कि बेसिकली पार्सिमनी का क्या मतलब है कि आप क्या रखो, जो भी आप थ्योरी रख रहे हो, जो भी आप वेरिएबल्स रख रहे हो, उसको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करो। ऐसा नहीं कि आपने होच पोच के सब कुछ कर दिया ना, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स, कि जो आपकी रिसर्च को आगे पढ़ने वाला है वो इजीली उसको समझ सके। आप ज़्यादा वेग सेंटेंसेस को मत लो, आप ज़्यादा हाईली प्रोनाउंस सेंटेंसेस को मत लो, जो नॉर्मल सेंटेंसेस है जो सब पढ़ सकते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को आप यूज़ करो। तो पार्सिमनी एंश्योर दैट थ्योरीज आर एफिशिएंट
इकोनॉमिकल एंड अनस्टेबल, अवॉइडिंग अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी, कि आप फालतू में उसमें जटिलताएं नहीं क्रिएट करो, नॉर्मल ही बनाओ, इकोनॉमिकल बनाओ, कि ज़रूरी नहीं आपको उस पर ज़्यादा पैसे वेस्ट करने हैं, है ना, जितना आपको ज़रूरी है उतना ही आप करो, ओके, उससे ज़्यादा नहीं। तो पार्सिमनी का मतलब ये हो गया कि सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन, ओके। फिर आ जाते हैं अदर करेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये बेसिकली आपके सिलेबस में 4 दी हुई थी, पार्सिमनी, फॉल्सिबिलिटी, प्रिसीजन और एप्लीकेबिलिटी। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं और कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं एक साइंटिफिक रिसर्च की। तो सबसे पहले एम्पेरिकल होना चाहिए, अभी हमने पढ़ा ना इन सब में कि एम्पेरिकल या फिर आप बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव, तो ये क्या होते हैं। तो एम्पेरिकल मतलब क्या होता है, जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के बेस पे होता है और एक्सपीरियंस रादर देन थ्योरी और प्योर लॉजिक, कि एक तो आप रिसर्च कर रहे हो कि जो पहले से रिसर्च हो चुकी है उसको लेकर के, है ना, क्योंकि वो डेटा पुराना हो गया होगा, तो इट मीन्स कि आपको रिसर्च, आपकी जो रिसर्च है वो कैसे होनी चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होनी चाहिए, मतलब आप खुद जाके ऑब्जर्व करो चीज़ों को और आपके एक्सपीरियंस पे बेस्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने खुद ने तो किया नहीं, फॉर एग्जाम्पल आपको बच्चों का डेटा कलेक्ट करना है जो कॉम्प्लेन पीते हैं और जो कॉम्प्लेन नहीं पीते हैं, तो आपने पहले कोई स्टडी हो रखी है उससे रिलेटेड कर लिया, नहीं, आपको खुद जाके करना है, आपको खुद जाके ऑब्जर्व करना है, देखना है बच्चों के डेटा कि कैसे चेंज हुए हैं और कॉम्प्लेन पिलाने से और नहीं पिलाने से, तो उस पर बेस्ड होनी चाहिए आपकी जो रिसर्च है वो, है ना, थ्योरी या प्योर लॉजिक पे बेस्ड होना चाहिए। आफ्टर इट इज सिस्टमेटिक, तो सिस्टमेटिक होनी चाहिए, सिस्टमेटिक इन द सेंस की पूरा एक सिस्टम होना चाहिए, कि स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें होनी चाहिए, जो रिसर्च के स्टेप्स हैं, है ना, कि आप पहले क्या करते हो, प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हो कि क्या प्रॉब्लम है, हाइपोथेसिस क्रिएट करते हो, मेथड्स यूज करते हो, है ना, तो ये सारी चीज़ें एक तरह से आप बोल सकते हो कि मेथड वाइज होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कि पहले आप क्या कर रहे हो, पहले आपने हाइपोथेसिस बना लिए और फिर आप रिसर्च प्रॉब्लम देख रहे हो, फिर आप उसको अलग कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड वे में होनी चाहिए, ओके, और लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होने चाहिए, कि आप पहले क्या करोगे, आप पहले प्रॉब्लम फाइंड आउट करोगे और जब रिसर्च करो लिखोगे तो उसमें पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे, उसके बाद उसकी एम ऑफ स्टडी लिखोगे, हाइपोथेसिस लिखोगे, है ना, और जो डेफिनेशंस हैं वो सारी चीज़ें लिखोगे, तो वो सारी चीज़ें एक लॉजिकल स्टेप्स में होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव मतलब कि उसमें कोई भी आपकी बायसनेस नहीं होनी चाहिए, कि आपको लगता है कि कॉम्प्लेन पीने से हाइट बढ़ती है तो इसका मतलब आपको लगता है, नहीं, आपको जो लगता है वो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकते, जो डेटा कह रहा है, जो रियल में जो डेटा आपने क्वेश्चनेयर के थ्रू या फिर किसी भी मेथड के थ्रू कलेक्ट किया है उस पे बेस्ड होनी चाहिए आपकी रिसर्च, ना कि बायसनेस पे, ओके, आपके खुद की मर्जी नहीं होनी चाहिए, आपकी मर्जी नहीं, जो डेटा है, जो डेटा बोल रहा है उसके आपकी इमोशंस पे बेस्ड नहीं होनी चाहिए, ना ही सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस पे, क्या होनी चाहिए बेसिकली, वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, कि वो डेटा के बेस्ड होनी चाहिए, डेटा बेस्ड होनी चाहिए आपकी रिसर्च। आफ्टर इट इज जनरलाइजेबिलिटी, तो जनरलाइजेबिलिटी मतलब क्या है, कि फाइंडिंग शुड अप्लाई बियॉन्ड द स्पेसिफिक सैंपल और बीइंग स्टडीड, कि आप क्या करते हो जब रिसर्च करते हो, कि कुछ सैंपल्स ले लेते हो, पॉपुलेशन को आप दर्शाते हो, मतलब जिस, फॉर एग्जाम्पल आपको बच्चों पे स्टडी करनी है 9 to 11 ईयर्स के बच्चों पे, या फिर आप बोल सकते हो ई कॉम्प्लेन वाली स्टडी आपको 6 to 8 ईयर्स के बच्चों पे करनी है, ओके, 6 to 8 ईयर्स के बच्चों पे, तो आपने ये पॉपुलेशन ले लिया, अब सारे तो 6 से 8 साल तक के बच्चे नहीं ले सकते ना, तो उसका एक छोटा रूप ले लोगे, मतलब आप एक सैंपल ले लोगे, ओके, कुछ बच्चों का सैंपल ले लोगे, और वो सैंपल कैसा होना चाहिए, कि वो होल पॉपुलेशन पे भी अप्लाइड होना चाहिए, आप ऐसा सैंपल लो कि जो होल पॉपुलेशन पे भी, कि आप सारे जो 6 to 8 ईयर्स के बच्चे हैं उस पर वो अप्लाई कर सकते हो, तो फाइंडिंग शुड अप्लाई बियॉन्ड द स्पेसिफिक सैंपल, की जो आपने सैंपल लिए हैं उसी पर ही नहीं, आपके पूरी पॉपुलेशन पे वो आपका जो फाइंडिंग है वो अप्लाई होनी चाहिए, ओके। आफ्टर दैट इज द नेक्स्ट इज अ वैलिडिटी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं। तो वैलिडिटी बेसिकली क्या होता है, कि आपने कॉम्प्लेन वाली स्टडी कर रहे हो, आप कॉम्प्लेन पीने से हाइट बढ़ती है कि नहीं बच्चों की, तो बेसिकली आपकी जो स्टडी है, आपकी जो हाइपोथेसिस हैं, आप जो मेथड्स यूज़ कर रहे हो, वो जो आप मेज़र करना चाहते हो वो ही मेज़र करें, ओके। तो स्टडी मेजर्स व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर, कि इज द डिग्री टू विच अ स्टडी मेजर व्हाट इट इंटेंड टू मेजर, कि जिस चीज़ के लिए बनाई गई है वही चीज़ की स्टडी करनी है आपको, वही चीज़ का वो मेथड यूज़ करे, वही चीज़ की वो जो मेथड है, मेथड भी उसी को ही मेजर करे। फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चनेयर्स बना लिए, आप सर्वे कर रहे हो या आपने क्वेश्चनेयर बना लिया, आप इंटरव्यू ले रहे हो, है ना, इंटरव्यू ले रहे हो, या फिर क्वेश्चनेयर ही देख लो यहाँ पे, तो क्योंकि आप क्वेश्चनेयर के थ्रू कर सकते हो इसे। तो क्वेश्चनेयर में क्या होगा, कि आप जो क्वेश्चंस हैं वो रिलेटेड टू दिस होने चाहिए, रिलेटेड टू योर स्टडी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने वहाँ पे उनका वेट भी पूछ लिया, आपने वहाँ पे उनकी
क्लास भी पूछ ली, है ना, आपने वहाँ पे उनके मदर फादर का नाम भी पूछ लिया, क्या बनना चाहते हो ये सारी चीज़ें भी पूछ ली। नहीं, आपकी जो स्टडी होनी चाहिए वही वो उसकी कितनी डिग्री है, मतलब कितना वो अच्छी है या कितनी उसमें वैधता है कि जिस पर्पस के लिए बनाई गई है वही पर्पस के लिए वो आपको प्रिपेयर कर रहा है, फिर आपकी स्टडी है। सो वैलिड रिसर्च स्टडी रिफ्लेक्ट एक्यूरेटली द कॉन्सेप्ट ऑफ फिनोमिना अंडर इन्वेस्टिगेशन इन अ मैनर दैट कंक्लूजन ड्रॉन आर अप्रोप्रिएट एंड मीनिंगफुल। कि आपकी जो स्टडी है वो वैसी ही होनी चाहिए जिस चीज़ के लिए आप करना चाह रहे हो स्टडी, है ना, ताकि कंक्लूजन सही ड्रॉ हो सके, आपके जो फाइंडिंग्स है वो अच्छी आ सके, सही आ सके, मीनिंगफुल और अप्रोप्रिएट। उसके बाद है साइक्लिकल होती है आपकी रिसर्च। तो रिसर्च प्रोसेस है साइक्लिकल, रिफाइनिंग एंड इटरेटिंग। इटरेटिंग मीन्स कि बार बार उसको दोहराते हो, है ना, बार बार दोहराते हो। फॉर एग्जाम्पल एक रिसर्च हो गई तो उसके बाद आपको लगता है कि वहाँ पे कुछ गैप है, तो आप उसको उस गैप को लेकर के दोबारा से उस टॉपिक पे रिसर्च कर सकते हो, है ना, और करते भी हो। तो रिसर्च स्टार्ट किससे होती है? रिसर्च स्टार्ट्स विद प्रॉब्लम, है ना, स्टार्ट किससे होती है? प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है, और एंड किससे होती है? प्रॉब्लम से ही एंड होती है। क्यों? क्योंकि एक आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, उसके बाद कोई दूसरा उस रिसर्च को पढ़ के दूसरी प्रॉब्लम पे, मतलब उसी से रिलेटेड जो गैप्स हैं, जो उसमें लगता है कि उसमें और भी बेटर होना चाहिए, तो वो उसे दोबारा से स्टार्ट कर सकता है। ओके, तो साइक्लिकल होती है, बार बार क्या होती है? ये साइक्लिकल होती है। तो ये क्या होती है? इसका मतलब क्या है? रिसर्चर रिपीटेडली रिटर्न्स टू देयर क्वेश्चंस, मेथड्स एंड इंटरप्रिटेशन, ऑफन चेंजिंग देयर अप्रोच इन रिस्पॉन्स टू न्यू इंसाइट और डिस्कवरी। तो इसमें ये दिया हुआ है कि रिसर्चर जो है वो अपनी जो प्रोसेस है वो रिपीटेडली क्या करता है? रिटर्न, मतलब आप अपने क्वेश्चंस को देखता है कि क्या उसने क्वेश्चंस बनाए हैं, क्या मेथड्स यूज़ किए हैं, क्या इंटरप्रिटेशंस आई हैं, ताकि अगर उसे लगता है कि कहीं पे चेंज की ज़रूरत है तो वो कर सके, ओके, अपनी डिस्कवरी के लिए या फिर नई चीज़ें लाने के लिए। क्रेडिबिलिटी का क्या मतलब होता है? विश्वसनीयता। इट मीन्स कि द रिसर्चर एंड हिज और हर रिसर्च प्रोसेस आर ट्रस्टवर्दी एंड एक्सपर्ट। की उनका जो रिसर्च है, उन्होंने जो काम किया, उन्होंने जो फाइंडिंग्स निकाली हैं, वो कैसे होने चाहिए? वो ट्रस्टवर्दी होने चाहिए। ओके, वो कैसे होने चाहिए? ट्रस्टवर्दी, कि आप उस पर ट्रस्ट कर सको, जो भी उससे पढ़ रहा है, या फिर आप उसको इम्प्लाई कर सको किसी भी सिचुएशन में, या अप्लाई कर सको। ओके, अप्लाई कर सको कोई भी सिचुएशन में। इन दिस सिनेरियो ओनली क्रेडिबल रिसर्च इज कैरिड आउट बाय बीइंग ट्रांसपेरेंट, बेस्ड ऑन एस्टैब्लिश्ड मेथड एंड सपोर्ट बाय एविडेंस फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज। की ऐसे सोर्सेज से आप रिसर्च करो जो रिलायबल हो, जिस पे आप विश्वास कर सको। वहाँ पे रिलायबिलिटी का मतलब है विश्वसनीयता था। रिलायबिलिटी का मतलब विश्वसनीयता इसलिए क्योंकि वो कंसिस्टेंट होते हैं, और यहाँ पे रिलायबिलिटी का मतलब क्या? यहाँ पे क्रेडिबिलिटी का मतलब विश्वसनीयता है, तो इसका क्या मतलब है कि रिसर्च प्रोसेस है जो वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, और एक्सपर्ट होना चाहिए। इट मीन्स कि वो अपनी फील्ड में बिल्कुल सही एक्यूरेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई रिसर्च कर दी सिर्फ टाइम पास के लिए, नहीं, आप उसको बेसिकली, मतलब एक गुड रिसर्च की एक क्वालिटी होती है कि आप उसको ऐसी तरह से कंडक्ट कर सको कि वो आगे जाके किसी यूज में आए। ओके, एक्सपर्ट हो आप अपने फील्ड में। ओके, इस चीज़ को भी दर्शाता है। सो स्टूडेंट, ये थी सारी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने पढ़ी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड, आप बोल सकते हो रिसर्च या फिर रिसर्च मेथड्स, कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए एक साइंटिफिक मेथड के लिए या फिर रिसर्च मेथड्स के लिए। कोई भी डाउट लग रहा है अभी भी तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल दैट इज इजी फॉर एजुकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।